सस्पिशियस, बहुत शक करने वाले लोग होते हैं, शक्की मिजाज वाले लोग होते हैं, बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। कई लोग अपने घरों को नज़र से दूर करने के लिए कोई तवीज़ वगैरह करवा लेते हैं, कोई दम वगैरह करते हैं, कोई पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमना गफूर एंड आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ क्लस्टर ए। और क्लस्टर ए में भी हम बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस तरह का डिसऑर्डर है, उसमें पर्सनैलिटीज़ किस तरह की आती है, उनमें क्या क्राइटेरिया बेस करता है, क्या कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आज उस पर मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। और जैसे कि मैंने नाम लिया पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से जाहिर है, पैरानॉइड सस्पिशियस, बहुत शक करने वाले लोग होते हैं, शक्की मिजाज वाले लोग होते हैं, बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। कई लोग अपने घरों को नज़र से दूर करने के लिए कोई तवीज़ वगैरह करवा लेते हैं, कोई दम वगैरह करते हैं, कोई पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करते हैं। और कई लोग बहुत ज़्यादा शकी होते हैं, वो देखते हैं कि हर कोई उनको देख रहा है तो उनके बारे में बात कर रहा है। उनसे अगर किसी ने दोस्त से बाप ने बात की तो कोई ना कोई मसला चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो सारा जो है इसी पर्सनैलिटी में आता है। तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, अगर मैं इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का रिकैप करूँ तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इंसान की नेचर का हिस्सा होते हैं, ये पर्सनैलिटी का ट्रेट होते हैं। और ये ऐसे जो इनमें सिम्टम्स किस तरह के आते हैं कि ये लोग अपने आप को कहते हैं, जो ये इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये वो बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग गलत हैं, बाकी लोगों को बदलने की ज़रूरत है, उनकी पर्सनैलिटी उनके हिसाब से मुकम्मल तौर पर ठीक है। और इसमें जो सिम्टम हैं वो 18 साल से ऊपर, आपका 18 या 18 साल से ऊपर पर्सनैलिटी में बंदे जिसमें डिसऑर्डर है उसका होना ज़रूरी है, तभी हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसे कह सकते हैं। और ये जो ट्रेट है ये काफ़ी अरसे से, ये जो सिम्टम्स हैं काफ़ी अरसे से उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहे हों, तभी हम उसको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, शक्की मिजाज लोग होते हैं, उनके मुताबिक वही ठीक है, दूसरों को बदलने की ज़रूरत है, वो लोग बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों को कोई हेलुसिनेशन या डिलीजन्स नहीं होती, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया की कोई ऐसी अलामत नहीं होती कि उन्हें गैबी आवाज़ें आ रही हों या कोई उनके बारे में बोल रहा है या उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, इस तरह का कुछ नहीं होता। क्योंकि डिलीजन्स तो हमें तब होती है ना जब वो फॉल्स या फम हो, यानी कि अगर कुछ गलत ही नहीं है तो पक्का चीज़ कैसे होगी, तो डिलीजन्स वाला कोई इसमें सीन नहीं है। तो उसके उनमें ये लोग जो हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल ज़्यादा पक्के होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई उन्हें बताए कि तुम्हारी इस पर्सनैलिटी में ये फीचर है, तो कुछ टाइम के लिए वो जस्टिफिकेशन को मान भी लेते हैं, लेकिन उस पर पुख्ता नहीं होते कि ये पर्सनैलिटी उनकी में है कि नहीं है। उनके मुताबिक वो लोग ठीक हैं। कई लोग जो होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर उनके कोई अपने बारे में बात कर रहा हो तो उन्हें लग रहा होता है कि अगर आप अचानक से उनकी तरफ देख लें तो वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये हमारे बारे में बात कर रहा है। तो ये इस तरह के पर्सनैलिटी शक्की मिजाज लोग होते हैं, उन्हें हर वक्त किसी ना किसी तरह का शक लगा रहता है कि ये बंदा मेरे बारे में बात कर रहा है या मेरे बारे में नहीं बात कर रहा। हमारी सोसाइटी में अगर हम इसकी शरह देखें तो, इसकी परसेंटेज देखें तो, अगर हम लेते हैं 50% लोग लेते हैं तो 50% में से 2 से 4% लोगों में ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मौजूद है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। अगर हम लोग इसके क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए मुझे अपनी होली बुक देखनी पड़ेगी, जो कि हमारी जिसको हम लोग DSM कहते हैं, उसमें से मुझे आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। सस्पेक्ट नंबर 1 पे जो आता है, सस्पेक्ट विदाउट सफिशेंट बेसिस, यानी कि कोई भी उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं होती कि शक की जाए, एवं बिला वजह भी शक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बंदा है किसी पार्टी में गया है, तो वहाँ पे अगर उसने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए देखा और अचानक से, जैसे कि मैंने अभी भी बात की, कि अचानक से किसी बंदे ने बात करते करते उसकी तरफ देख लिया, तो ये लोग अपने ऐसी पर्सनैलिटी के जो लोग होंगे, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग जो होंगे, वो समझेंगे कि ये बंदा मेरे बारे में बात कर रहा है। वो चाहे अपने बारे में बात करो, लेकिन वो शक में पड़ जाएंगे कि ये बंदा मेरे बारे में बात कर रहा है, इसने मुझे देखा है इसलिए ये मेरे बारे में बात कर रहा है, इसके पास और कोई बात नहीं है, मुझे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है,
प्रीऑक्युपाइड विद अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट लॉयल्टी फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों पे ट्रस्टवर्थी नहीं होते, उनकी दोस्तों की लॉयल्टी वगैरह से नहीं, उनको कोई नहीं होता। दोस्तों पे शक होता है कि ये दोस्त मेरे पे, इसके साथ मुझे बातें शेयर करनी चाहिए कि नहीं, इसे दोस्त बनाना चाहिए कि नहीं, ये अच्छा दोस्त होगा मेरे हिस्से में कि नहीं। तो इस तरह के उनके जो ट्रस्ट फैक्टर्स हैं वो दोस्तों पे नहीं आते। थर्ड आ जाता है रिलेक्टेंट टू कन्फेंट इन अदर्स, दिल की बातें दूसरों से कहें कि ना कहें, यानी कि अगर मैंने इससे दिल की बातें, शक आ जाता है कि अगर मैंने इससे दिल की बात कह दी तो ये बंदा आगे जाके मेरी बातें तो नहीं बताएगा। अगर हो सकता है कि अगर मैं इसको दिल की बात अपनी कोई बता रहा हूँ तो ये आगे जाके दूसरे लोगों को भी बताए, तो शक्की मिजाज इस तरह के कुछ होते हैं। फिर आ जाता है जी हिडन डिमीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग्स, यानी कि अगर ऐसे लोगों के साथ मजाक किया जाए या कोई भी ऐसी बात की जाए तो ये लोग उसमें से फ़ौरन से शक वाला पॉइंट निकाल लेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसी बात की है, वो चाहे मजाक में बात हुई है लेकिन इसने मुझे पॉइंट आउट किया, मतलब कि ये बात मेरे लिए थी, अब ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसने मेरे बारे में ये क्यों बात की, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो सस्पिशियस इस चीज़ में फील करेंगे, अपने आप को वो शक में आ जाएंगे कि मेरे साथ इसने कोई इस तरह की बात की है तो ये मेरे ख़िलाफ़ ही जाएगा। बियर्स ग्रजेस, ग्रजेस को बियर करना, हर बंदा जो है वो मजाक वगैरह वाली बात नहीं पे कर सकता। हर बंदा जो है, इसमें हम लोग इंसल्ट्स या इंजरीज या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वाक़या हुआ है तो उसे याद रहेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी तो उसकी जो उन्होंने आते ही मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी बताने से पहले ही उन्होंने कह दिया फलाने टाइम पे मेरी जो सास है ना उसने मेरे साथ ये किया था, तो मुझे अभी तक याद है उन्होंने ये क्यों किया मेरे साथ, ये ऐसा है उसकी वजह से मुझे ये। उन्होंने अपनी बीमारी नहीं बताई लेकिन उन्होंने ये वाक़या याद रखा। तो ऐसे पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से वो इवेंट्स याद आ रहे होते हैं कि हमारे साथ तब ये वाक़या हुआ था, ये वाक़या हुआ था। हालांकि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक नेचर भी हो सकता है और हो सकता है उनके साथ कोई ना कोई इस तरह का ट्रॉमा गुजरा हो, तो ये उसका पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है। अच्छा जी, फिर आ जाता है परसीव अटैक्स ऑन हिज और हर कैरेक्टर और रेपुटेशन, यानी कि अगर कोई भी बात हो रही है तो उन्हें इस तरह का शक हो जाएगा कि ये बात मेरे बारे में हुई है, मेरे कैरेक्टर पे आई है, मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए बात की गई है, इन्होंने ये जो बात की है इनका मुझे भी ये बन रहा था, इन्होंने बात ही इसलिए की है ताकि ये मुझ पे आए और ये मेरी रेपुटेशन ख़राब की जाए। तो इस तरह की पर्सनैलिटी में ये ट्रेड्स आ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो आ जाता है वो आ जाता है कि रिकरेंट सस्पिशियस विदाउट जस्टिफिकेशन, किसी भी जस्टिफिकेशन के लिए वो अपने स्पाउस या सेक्सुअल पार्टनर किसी से भी हो सकती है, यानी कि ऑफिस में कोई कोलीग्स वगैरह हैं, दोस्त अहबाब हैं या पार्टनर है अपना, तो उससे उसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी लेकिन सस्पिशियस हो जाएंगे कि मेरे साथ पता नहीं लॉयल है कि नहीं है, मेरे साथ अच्छा करेगा कि नहीं है, मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि लोग बाज़ लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनमें क्राइटेरिया इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया है कि पर्सनैलिटी का हिस्सा भी हो सकता है और क्राइटेरिया जब मीट नहीं करता बंदा तो अक्सर हो सकता है कि अब हम लोग अगर कई दफ़ा हम शक करते हैं किसी पे तो वो हमारे लिए अच्छा भी होता है, कई चीज़ों से हम बच जाते हैं, कई मसलों से हम बच जाते हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं से ओवर थिंकिंग हो रही होती है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बंदा बाकी सही है कि नहीं है। तो हर किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो में क्राइटेरिया मैंने जो 7 ट्रेड्स हैं वो बताए हैं कि ये 7 जो क्राइटेरिया ये मीट, इनमें से 4 एटलीस्ट या 5 का मीट करना ज़रूरी है, तभी हम बंदे में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं, वरना कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल भी हमारी पर्सनैलिटी में ट्रेड्स आ रहे होते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं शक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आवाज़ आ रही है किसी की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप में कोई डिसऑर्डर हो तभी हो। तो क्राइटेरिया का मैच करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी उम्र जो है 18, किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में उम्र का 18 साल या 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है, और काफ़ी अरसे से ये बीमारी आपके साथ चल रही हो तभी हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मानते हैं, वरना हम उसको नॉर्मल नेचर का हिस्सा भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो, इसलिए मैंने बताया कि क्राइटेरिया का मीट करना
बहुत ज़रूरी है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ मैंने बताया है कि बाज़ औक़ात ये पर्सनैलिटी के हमारे जो ट्रेड्स होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, हमारे नेचर में होती हैं ये चीज़ें, और आपकी जेनेटिक्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। कई लोगों के अबाव-अजदाद में ये चीज़ें चल रही होती हैं, किसी के माँ बाप में ये पर्सनैलिटी का ट्रेड था, तो आगे बच्चों में भी ये पर्सनैलिटी का ट्रेड आ जाता है कि फ़लाना जो पेशेंट है उसके घर में किसी का कोई माँ बाप में इस तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहा हो, या उन्हें ऐसा कोई घर में ऐसा माहौल मिलता हो जिसमें वो शक वाली फीलिंग आ रही है, या कोई इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी में हिस्सा आ रहा है, तो अक्सर इस तरह की चीज़ों से भी आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। मुझे याद है, अच्छा, इन चीज़ों में मैनिपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तो हमारे पास एक पेशेंट आया था। वहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू रूम क्रिएट होता है, तो वहाँ पे आके पेशेंट ऐसा आते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और जो सोशल वर्कर्स हैं, नर्सेज, सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। केस को प्रेजेंट किया जाता है और उसका इंटरव्यू किया जाता है, ताकि हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट दे सके उस पर और अपनी अपनी असेसमेंट बता सके, और जिसके साथ पेशेंट है वो अपना रोल प्ले कर सके कि वो किस तरह क्या उसके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या मसाइल। तो एक पेशेंट आया था, वो फौजी था, उसकी फ़ौज से आया है, तो उसके जो हेड जो थे उन्होंने उसको रेफ़र किया था पेशेंट को हॉस्पिटल में कि आप इसका असेसमेंट करें, क्योंकि फ़ौज में अक्सर लोगों को इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, शक वाली चीज़ें, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बन जाते हैं। तो ये क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है, उसके साथ काफ़ी मामला साइकोलॉजिकली हो रही है और वो स्किज़ो की तरफ भी जा रहा था। तो जब हमारे पास आया तो उसको तो नॉर्मली उसको हमें जो हमारे अकॉर्डिंग था कि वो बंदे को हमें चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, और पर्सनैलिटी उसकी ट्रेट ऐसा है कि उसको बतानी चाहिए हमें चीज़ें, कि नहीं बतानी चाहिए, उसको सोच आनी चाहिए इस तरह की, और उसको चीज़ें भी नहीं पता होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन जब वो बंदा आया उसने हमें एक एक बीमारी का जो सिम्टम है वो गिन गिन के बताया, तो हम सारे एकदम शॉक पे चले गए कि ये क्या हो गया चीज़ ना, उसने हमें हर चीज़ बताई है। तो वो बाद में हमें पता चला जी कि बाहर हॉस्पिटल कमरे के, जब वो अंदर आ रहा था कमरे में, तो कमरे के बाहर इंटरव्यू रूम के बाहर एक चार्ट लगा हुआ था, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ था, सिम्टम्स लिखे हुए थे बीमारी के, ये चीज़ें होती है। तो वो पढ़ के आया था और वैसे ही ज़ुबानी वो हमें बता रहा था। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस भी लोग कर देते हैं, लेकिन बहरहाल वो बात दूसरी है। पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं लोगों में, और पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो हैं हर किसी की नेचर का अपना हिस्सा होता है, उसके लिए क्राइटेरिया का मीट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों का रोल प्ले होता है। अगर आपके जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे चले गए हैं, स्वेरिटी की तरफ चले गए हैं, तो वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में वर्कआउट करते हैं, आपके साथ साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। थेरेपीज बहुत वर्क करती हैं इसमें, लेकिन अगर पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी है, तो फिर उसमें फार्माकोथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है, और उसमें फिर ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। जो कुछ सेशंस में मामला तय होना होता है वो फिर सालों में लग जाते हैं, बंदे को फिर मैनेज होने में टाइम लगता है। तो मैं ये फिर वही कहती हूँ चीज़ कि जैसे ही आपको कोई इस तरह की चीज़ें पता चलें तो आप अपनी मैनेज करवाया करें फ़ौरी, ताकि जो साइकोलॉजिकल हेल्प है उसी से ये चीज़ें ठीक हो जाएँ, आपको फार्माकोथेरेपी की तरफ ना जाना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी मालूमात हुई होगी, और हर बंदा अपने अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को असेसमेंट करने नहीं बैठ जाएगा कि मैं किस तरह मेरे हैं, क्योंकि क्राइटेरिया मीट होते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, और अगर कोई इस तरह की चीज़ों से दो चार हो रहा है और काफ़ी लंबे हो रहा है तो उसको साइकोलॉजिकल हेल्प दी जाए। बाकी मुझे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई भी ज़रूरत है साइकोलॉजिकल हेल्प की। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।